आज के केस में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आरोपी का एक भावनात्मक स्टेप उसके एडवोकेट द्वारा वर्षों तक की गई मेहनत को बेकार करके आरोपी को सजा के नजदीक ले जाता है। फिर यह भी देखेंगे कि एडवोकेसी का अनुभव गहरा हो तो कैसे आपको वहां से भी एडवोकेट बाहर निकाल सकते हैं। तर्क, बहस और कानून के इस ट्रायल वाले खेल में जज्बात सामने आ जाएं तो आरोपी और एडवोकेट दोनों को धचका लग जाता है। आज का केस एक चलता हुआ केस है, इसलिए हमने इसके कागजात को अधिक सावधानी के साथ डिम कर दिया है ताकि केवल रूपरेखा ही देखी जा सके और कंटेंट को ना पढ़ा जा सके। लड़की की शिकायत थी कि लड़के ने उसे डिनर पर बुलाया, फिर कुछ सॉफ्ट ड्रिंक पिला दिया, वह बेहोश हो गई। लड़के ने शारीरिक संबंध बना लिए, साथ ही फोटोज व वीडियोज भी बना लिए और जिनके द्वारा उसने लड़की को आगे चलकर ब्लैकमेल किया। फिर 3 पेज लंबी कंप्लेंट को लड़की के द्वारा दाखिल किया गया, जिसमें बताया गया था कि फोटोज व वीडियोज को वायरल करने की धमकी से लड़का उसको अलग अलग दूसरे शहरों में ले गया। वहां जाकर उसने उसके साथ बलात्संग किया, उसके शहर जयपुर में उसको घुमाया, अपने शहर लखनऊ में बुलाया, वहां अपने कमरे पर रखा। हर जगह लड़की ने शारीरिक संबंध बनाए। लड़की ने शारीरिक संबंधों की 1 साल की पूरी लंबी फहरिस्त अपनी कंप्लेंट में लिखी हुई थी। लड़की जयपुर से थी, इसलिए ट्रायल भी उसने जयपुर में ही चलवाया। वहीं कंप्लेंट की थी तो वहीं की कोर्ट ने उसमें कॉग्निजेंस लिया। हमारे एडवोकेट दिल्ली से जाते थे, आरोपी लखनऊ से आता था। हमने आपको बताया हुआ है कि हर केस में, चाहे वह छोटा केस हो या बड़ा केस हो, चीटिंग का केस हो या मर्डर का केस हो, उसमें 2 बार लाइन ऑफ डिफेंस तय करनी होती है। पहली तो सेक्शन 207 सीआरपीसी में प्रोसिक्यूशन के कागजात जैसे ही आपको मिलती हैं, आपको बैठकर अपनी लाइन ऑफ डिफेंस तय करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जब कोर्ट द्वारा आपके ऊपर चार्ज लगा दिया जाता है, तब आपको अपनी पहली लाइन ऑफ डिफेंस को दोबारा एक बार से रीअसेस कर लेना चाहिए कि क्या हमारी यह लाइन ऑफ डिफेंस ठीक है या इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान आईओ ने इनके साथ साथ घूमने फिरने का काफी मटेरियल इकट्ठा कर लिया था। होटल रूम्स में जाने के और वहां अपने परिचय पत्र या फोटो आईडीज वगैरह देने के इनके मटेरियल को भी उसने जब्त कर लिया था। इसीलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इस वर्तमान केस में रोमांटिक रिलेशनशिप की लाइन ऑफ डिफेंस बनाई हुई थी, ताकि दोनों साथ साथ थे, घूमते फिरते थे, ये हमने मान लिया था। लेकिन इससे आगे शारीरिक संबंधों की सरहदें इन्होंने पार नहीं की थी, ऐसा भी हमारा कहना था। हम अपने आरोपी को 114A इंडियन एविडेंस एक्ट से भी बचाना चाहते थे। इस केस की गवाही पूरी हो चुकी थी और अब 313 का बयान होना बाकी था। आरोपी बैंक में प्रोबेशनरी अफसर था या ऐसा ही कुछ बड़ा दूसरा अफसर था, तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा था। हमें लगा कि यदि इसको ध्यान से समझाया जाए तो यह उसको समझ लेगा और जैसा हम इसको बताएंगे यह वैसा वहां पर जाकर बयान दे देगा। जब कोर्ट में 313 का कथन करवाया जाता है तो उसमें आरोपी व एडवोकेट साथ साथ होते हैं। कोर्ट की तरफ से या तो कागज पर पहले से ही सवालों को लिखकर तथा बीच बीच में आरोपी के उत्तर लिखने की जगह को छोड़ दिया जाता है, उनके बीच में गैप डाल दिया जाता है 2 सवालों के बीच में, या फिर इसको उस तरह से भी पूछा जा सकता है जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार में करवाते हैं कि वो साथ साथ ही सवाल और जवाब दोनों लिखते रहते हैं। हमारे केस में कोर्ट ने लिखित में सवाल आरोपी के सामने रख दिए थे और जो उनके बीच का गैप था, जो जगह छोड़ी गई थी, वहां पर आरोपी को अपना जवाब लिखना था। आरोपी ने हमसे कहा कि आपको दिल्ली से आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगा, और हमें लगा कि वो संभाल लेगा। कोर्ट के अनेक सवालों में से एक सवाल यह भी था कि प्रोसिक्यूटर्स ने साक्ष्य दिया है कि आरोपी ने उसके फोटोज व वीडियोज बनाकर उसके भरोसे को तोड़ा है तथा एक स्वतंत्र अपराध कारित किया है। फिर कोर्ट ने आरोपी से पूछा था कि आपका क्या कहना है। लड़के ने उत्तर दिया कि भरोसा तो लड़की ने तोड़ा है। वो शायद थोड़ा सा जज्बाती हो गया है, यहाँ साथ में समझाने को एडवोकेट नहीं थे, तो लड़का जज्बाती होकर लिखता है कि भरोसा तो लड़की ने तोड़ा है, उसने साथ जीने मरने की कसम खाई थी, मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर जीवन भर साथ चलने का वचन दिया था। केस तो लड़की पर चलना चाहिए, मुझ पर नहीं।
और जब शाम को हमें इस जवाब की कॉपी मिली, हमने जवाब पढ़ा तो हमें सारी मेहनत बेकार जाती हुई नजर आई। अब हमने तय किया है जिन केसेस में हमसे पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करवाया जाएगा, उन केसेस में सेक्शन 313 CRPC के कथन पर हम लोग अपने क्लाइंट्स की मुफ्त सहायता किया करेंगे। जिन केसेस में आपके द्वारा किए गए क्रॉस एग्जामिनेशन में तथा 313 के कथन में दिए गए उत्तरों में तालमेल नहीं होता है, उनमें पूरी सफलता नहीं मिल पाती है। अभी हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से सेक्शन 313 CRPC 351 BNSS को बहुत महत्व देना शुरू कर दिया है। उस आधार पर सेक्शन 313 CRPC के कथन में आपका उत्तर आपके क्रॉस एग्जामिनेशन तथा पूरी लाइन ऑफ डिफेंस की सीध में होना चाहिए, ताकि कोर्ट को लगे कि आपने अपना पक्ष त्रुटिहीन रूप से सिद्ध कर दिया है। हमारी जानकारी में सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई विख्यात जजमेंट नहीं है जिसमें आरोपी ने अपनी लाइन ऑफ डिफेंस को स्वयं ही तोड़कर बिल्कुल नया उत्तर अपने 313 के कथन में दिया हो। और इसका कारण भी स्पष्ट है, क्योंकि सेक्शन 313 CRPC में किया गया कथन आरोपी का कोई कानून प्रदत्त अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि कानून ने उसे कोई अधिकार दे दिया है, बल्कि यह कानून द्वारा दिया गया एक अवसर है जिसमें कोर्ट आरोपी को सभी स्पष्टीकरण देने के लिए एक मौका देते हैं। यदि आप इसका लाभ ले गए तो ले गए और चूक गए तो चूक गए। कोर्ट का तो केवल इतना है कि उसे हर एविडेंस आपके सामने रख देना होगा। नहीं रखा तो यह कोर्ट की गलती मानी जाएगी, लेकिन रखा और आप उस बात को सही से कोर्ट के रिकॉर्ड पर नहीं समझा पाए तो दोष आपका माना जाएगा। झारखंड स्टेट की जुडिशियल एकेडमी में वहां के ट्रेनी जजों के लिए एक छोटी सी बुकलेट बनाई गई है। जजों को जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उनको उस बुकलेट में से पढ़ाया जाता है। वहीं के एक जज हैं श्री मंजीत कुमार साहू, बहुत प्रखर जज हैं। तो उन्होंने सेक्शन 313 CRPC के ऊपर एक लेख लिखा है और उस लेख को वहां के कोर्स में शामिल किया हुआ है। तो उसके हम कुछ भागों को आपके लिए आज लेकर आए हैं। इस बुकलेट में और खासतौर से सेक्शन 313 वाले लेख में सेक्शन 313 की महत्ता बताई गई है और वह इस प्रकार से बताई गई है। पहली बात, सेक्शन 313 सब सेक्शन 1 के पार्ट B CRPC में आरोपी को अपनी निर्दोषिता दिखाने के लिए यह एक बचाव का अवसर है जिसका उसे उपयोग करना होता है। दूसरी बात यह है कि यह आरोपी तथा जज के बीच का एक सीधा संवाद होता है जिसमें कोर्ट का कर्तव्य है कि वह आरोपी से सारी बातें पूछे कि उसके खिलाफ यह एविडेंस आया है तो क्यों आया है, ताकि आरोपी अपनी हर बात को कोर्ट को समझा सके। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि संबंधित सवाल पूछा जाने पर आरोपी का यह हक होगा कि वह अपनी संलिप्तता से पूरी तरह मना करना चाहे तो कर सके। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि यह कोई ऑन ओथ बयान नहीं होता है, तो आप इसमें यदि कुछ भी कहना चाहें वह माना जाएगा। कोई आपके ऊपर झूठ बोलने का मुकदमा नहीं चला पाएगा। चौथा पॉइंट है, यह भी संभव है कि कानूनी डिफेंस को लेते हुए आरोपी अपनी थोड़ी बहुत संलिप्तता मान भी सकता है। जैसा भी उसे कानूनी सुझाव दिया जाए वह उसके अनुसार कर सकता है। पांचवा पॉइंट है, लेकिन कुछ भी कहना उसका अधिकार होगा, क्योंकि सेक्शन 313 CRPC में कही गई बात पर उसे कभी भी क्रॉस नहीं किया जाएगा, कभी उसकी बात को काटा नहीं जाएगा, कभी उसकी बात को बाहर से परखा नहीं जाएगा। छठा पॉइंट है, आरोपी के स्पष्टीकरण को अकेले से नहीं देखा जाएगा, सब चीजों से अलग नहीं देखा जाएगा, बल्कि प्रोसिक्यूशन द्वारा दी गई गवाही और आरोपी के द्वारा किए गए क्रॉस के संबंध में मिलाकर देखा जाएगा। आपको याद है ना कि हम चिंतित थे कि हमारे आरोपी ने अपने क्रॉस के विरुद्ध वहां एक उत्तर क्यों दे दिया, तो वो इसी कारण से था, क्योंकि वह उत्तर पूरे के पूरे क्रॉस के सापेक्ष पढ़ा जाएगा। सातवां पॉइंट है, 313 के कथन की काटछांट करके आरोपी के विरुद्ध एविडेंस को सपोर्ट नहीं किया जाएगा, आरोपी के फेवर वाले एविडेंस को खंडित नहीं किया जाएगा। ऐसा करके
आरोपी को जबरदस्ती सजा नहीं दी जाएगी। यानी कि 313 के बयान को आप एक एविडेंस के द्वारा सिद्ध हुआ बयान मानकर उसके एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 8वां पॉइंट है, यदि आरोपी अपनी डिफेंस पेश करता है तथा घटनाओं का एक दूसरा रूप प्रस्तुत करता है तो उस दूसरे रूप पर जो आरोपी ने दिया है उस पर बहुत ध्यानपूर्वक विचार किया जाएगा। 9वां पॉइंट है, आरोपी के खिलाफ एविडेंस को उसके 313 के बयानों पर ध्यान दिए बिना ही यदि उसको सजा कर दी जाती है तो उस पूरे की पूरे ट्रायल को रद्द किया जा सकता है, क्योंकि आरोपी के द्वारा 313 के तहत किए गए कथन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और उस पर पूरा ध्यान दिया जाना कानून की अनिवार्यता है। आपने देखा है कि सेक्शन 313 सीआरपीसी या नए एक्ट में 351 बीएनएसएस के तहत आरोपी का कथन कानूनी रूप से आवश्यक है और आरोपी के बचाव के लिए इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इसे सदैव आरोपी की लाइन ऑफ डिफेंस के अनुरूप ही होना चाहिए। यह इतना महत्वपूर्ण है कि यदि ट्रायल जज बिना इस एविडेंस पर सवाल पूछे आरोपी को सजा कर दें तो वह सजा और संपूर्ण ट्रायल रद्द होने की कगार पर पहुंच जाता है। अभी 8 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने नरेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली में यही जजमेंट दिया था। इसे हमने आपको दिखाया भी था और आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका पूरा रिकॉर्ड और पूरा ब्यौरा दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख लें। यदि आप भोलेपन से, गलती से, झूठे आरोप से किसी कोर्ट केस में फंस गए हैं तो हमारी संस्था इंडियन लीगल सिस्टम का सपोर्ट सिस्टम आपको बचाने के लिए आगे आएगा, आपको सही कानून की राह दिखाएगा। जितने झूठे गवाह होंगे उनको अपने कानूनी औजारों की सहायता से क्रॉस करके आपको उन झूठे गवाहों से मुक्ति दिलवाएगा। पूरे भारत में जहां कहीं भी आप हैं, हमारी सहायता वहीं आप तक पहुंचेगी। हम पहुंचाएंगे। हमें बताएं कि आप कहां फंसे हुए हैं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सारी जानकारी आपकी सरल भाषा में दी गई है। इसको पढ़कर फर्जी केसेस से बचने की बातें सीखें। हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमसे संपर्क के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेजें। आपको आगे की राह वहीं सुझा दी जाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। इन वीडियोज को दूसरों तक फैलाएं ताकि कोई झूठे केस की आग में न झुलसे। हम आपसे आगे भी नई वीडियोज में ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगली वीडियोज में मिलने तक